Hello guys, so now and today our topic is LPW baby. As we studied about the newborn care जो कि हमारी टू टाइप्स की थी, इमिडिएट एंड रूटीन, लेटर एंड रूटीन केयर, जिसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज LBW बेबी, जिनको हम लो बर्थ बेबी कहते हैं. लो बर्थ वेट बेबी हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो बॉर्न होते हैं तो जितना एक नॉर्मल बच्चे का वेट होना चाहिए उनका वेट उससे कम होता है. उनका वेट उससे कम होता है. जैसे हम बोलते हैं एक नॉर्मल बेबी का वेट जो कंसीडर किया गया है वो कंसीडर किया गया है 2.5 टू 3.5 केजी. एज अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी तो एक जो नॉर्मल बच्चा है उसका वेट कितना कंसीडर होता है 2.5 टू 3.5 केजी. जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो जब आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट पढ़ोगे ना लाइक बच्चे की तब आएगा. तो 2.5 टू 3 केजी जो है एक बच्चे का नॉर्मल वेट माना जाता है. तो जब अगर एक न्यू नेट बोर्न होता है इस वेट से कम से, यानी कि अगर उसका वेट 2.5 से कम है, सो उसको कंसीडर किया जाता है लो बर्थ वेट बेबी. क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरीके का होता है, क्यों हो जाता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे एक एक करके. मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन में जो मैंने मेंशन किया है, इन इंडिया ओवर 30% इन्फेंट्स बॉर्न्स आर LBW. 100 में से जो 30% बच्चे इंडिया में होते हैं वो LBWs होते हैं, यानी कि लो बर्थ वेट होते हैं. उनका वेट उनके नॉर्मल वेट से कम होता है, जिसमें से नियरली 75% की न्योनेटल डेथ हो जाती है. न्योनेटल का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा, जब वो 28 डेज तक के गैप पीरियड्स में होते हैं तब उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 75% की. और 50% इन्फेंट्स की डेथ होती है. इन्फेंट्स जब वो हमारे लाइक मतलब 1 मंथ तो वो आगे कैसे कैसे लाइक करके हो जाता है, बट उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. occur among the low birth weight neonates. Some LBW babies may remain more prone to malnutrition, recurrent infection and neurodevelopment handicap. देखो यहाँ पर दे भी रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो. दीज जैसे ऐसे होता है ना, ये होते हैं कौन से वाले बच्चे होते हैं, ये जो हमारे लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं. सम LBW बेबीज मे रिमेन मोर प्रोन टू, प्रोन का मतलब क्या होता है, खतरे में, डेंजर में जो है वो किस में होते हैं, माल न्यूट्रिशन के डेंजर में. आपने देखा होगा, इसलिए इन्फेंट्स और न्यूनेट्स में सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना क्वाशकर एंड मारास्मस की जो प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वो मोर प्रोन होते हैं माल न्यूट्रिशन के. रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एकदम से कोई भी इन्फेक्शन के उस पर जल्दी आ जाए. एंड न्यूरो डेवलपमेंट हैंडीकैप्स, न्यूरो यानी कि एक तरीके से ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत उनको हो जाना, वो उसके खतरे में बहुत ही ज़्यादा होते हैं. ओके, डेफिनेशन में हम इसके क्या लिख सकते हैं, अ नॉर्मल बेबी वेट शुड बी बिटवीन, यहाँ पर सेम चीज आ गई, यहाँ पर है 2.5 टू 3.5 केजी, वो नॉर्मल है, बट 2.5 टू 3 इज ऑल्सो नॉर्मल. अ बेबी हुज बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 केजी, अगर एक बच्चा जो कि बॉर्न हुआ है और उसका वेट 2.5 केजी और 2500 ग्राम से कम है, रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज. रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज का मतलब क्या है, देखो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, मैं इसकी क्लासिफिकेशन भी एक तरीके से डाल दूंगी कि एक न्यूबॉर्न का वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, सरकमफ्रांस कितना होना चाहिए, और जेस्टेशनल एज होती क्या है. जेस्टेशनल एज जैसे हम बोलते हैं ना, एक नॉर्मल जेस्टेशनल एज होती है 37 वीक्स टू लेकर 42 वीक्स तक, या वीकेंड से 40 वीक्स तक. वो क्या होती है, नॉर्मल जेस्टेशनल एज होती है. तो अगर एक बच्चा अपने जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कम वेट में हुआ है, उसको कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबी. ठीक है, इसको हमने 3 ग्रुप में बांटा है. 3 ग्रुप में मतलब का मतलब क्या है, हुज बर्थ वेट लेस देन, अगर एक बच्चा बॉर्न हुआ है जिसका वेट 2500 ग्राम से कम है, यानी कि 2.5 केजी से कम है, तो उसको लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे. लेकिन अगर एक बच्चे का वेट 1500 ग्राम से कम है, मतलब वो 1.5 केजी से लो का है, तो वो वेरी लो होगा. अगर उसका 1000 ग्राम से 1 केजी से भी कम है तो उसका एक्सट्रीम लो कहेंगे. 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है, लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी एंड एक्सट्रीम लो. सबसे ज्यादा लो में क्या आएगा, 2.5 से कम, वेरी लो में 1.5 से कम, एंड एक्सट्रीम लो में 1 केजी से कम. तो यहाँ पर ये नॉर्मल 3 क्लासिफिकेशन हमने कर दी. समझ लिया कि लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, जिन बच्चों का वेट उनके नॉर्मल वेट से कम होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेस्टेशनल एज इज कॉल्ड द लो बर्थ वेट बेबी. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लो, वेरी लो एंड एक्सट्रीम. मूविंग फॉरवर्ड, इसको 2 क्लिनिकल टाइप्स में बांटा गया. वो हमारे थे किस तरीके से है, लाइक इस तरीके से, अगर बच्चे का वेट इतना है तो लो कहेंगे, वेरी लो कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे. क्लिनिकल तरीके से उसको 2 चीज़ों में बांटा गया है, एक होता है प्रीटम और एक होता है स्मॉल फॉर डेट. स्मॉल फॉर डेट यानी कि SFD, इसको एक तरीके से और क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्रियन ग्रोथ रिटार्डेशन. इंट्रा यूट्रियन ग्रोथ का मतलब क्या है, इंट्रा मतलब देखो, प्रीटर्म का मतलब क्या है, बच्चा बॉर्न हो चुका है अपनी जेस्टेशनल एज से पहले. टर्म होता है, प्रीटर्म होता है, पोस्टर्म होता है. टर्म का मतलब है अगर बच्चा 37 वीक से पहले हो रहा है. पोस्ट टर्म का मतलब होता है अगर 42 वीक्स के बाद हो रहा है, और हमारा ये टर्म वाला बीच का सिस्टम है. ठीक है, टर्म का मतलब होता है जिस टाइम पीरियड पे होना चाहिए उसी टाइम पीरियड पे हो रहा है. प्री टर्म का मतलब है अपने होने से पहले हो रहे, से कहते हैं ना 8 महीने में हो गया बेबी, 7 महीने में हो गया.
जो एज जो टाइम डायरेक्टली दिया था उस पे ना होने के अलावा जब वो बच्चा पहले पैदा हो जाता है, इट इज़ नॉन एज प्री टर्म बेबी। जो बच्चे को डेट दी गई है, अगर बेबी उस डेट से पहले हो रहा है, सो इट इज़ नॉन एज प्री टर्म बेबी। मतलब बच्चा हो चुका है, बाहर आ चुका है, बट अपने टाइम से पहले आ गया, उसको हम प्री टर्म कहेंगे। स्मॉल फॉर डेट इंट्रायूट्रिन ग्रोथ का मतलब क्या है कि जब बच्चा अपने ठीक टाइम पर आया है, जब उसको आना चाहिए था टर्म टाइम पर आया है, लेकिन उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ रिटार्डेशन हुई है जब बच्चा मॉम की वॉर्म में था, यूट्रेस में था। मतलब प्री टर्म का चेंजेस का मतलब क्या है, जब बाहर आ गया है बेबी। और उसमें मतलब क्या, देखो एक तो होता है, मैं नॉर्मल तरीके से मतलब बताऊँ आपको। प्रीटर्म का मतलब है, अब एक मैं बहुत रैंडम एग्जांपल देती हूँ, होप्स आपको इस एग्जांपल से समझ में आए। मैं एक सब्जी बना रही हूँ, ओके, आई एम मेकिंग सम डिश, कोई भी सब्जी मैं बना रही हूँ। अगर मैं उसको उसके टाइम से पहले बंद कर दूंगी, आई नो इसको 20 मिनट्स चाहिए बनने के लिए, बट मैंने उसको 10 मिनट में बंद कर दिया, वो टेस्ट अच्छा देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने उसको टाइम से पहले बंद कर दिया। ठीक है, एक तो ये है प्री टर्म कि टाइम से पहले। स्मॉल फॉर डेट इंट्रायूट्रियन ग्रोथ का मतलब क्या है, मैं एक सब्जी बना रही हूँ, आई नो उसको 20 मिनट लगेंगे और मैंने उसको प्रॉपर 20 मिनट दिए हैं, लेकिन मैं उसमें नमक डालना भूल गई, मैं उसमें मसाले डालना भूल गई और मैंने उसको प्रॉपर 20 मिनट बाद बंद करा। क्या वो मुझे अच्छा टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट है। एक में क्या है, समय से पहले होने की वजह से दिक्कत आ रही है, एक में क्या है, बेशक समय से हो रहा है बट उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में रिटार्डेशन आई है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्री टर्म एंड स्मॉल फॉर डेट इंट्रा यूट्रियन ग्रोथ रिटार्डेशन। यहाँ पर लिखा भी है 37 कंप्लीट होने से पहले आ जाते हैं, इसमें 1/3 होते हैं और इसमें 2/3 होते हैं। 10% ये सब क्या दे रखा है, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। प्रीटर्म बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन आर नॉन एज प्रीटर्म। इसके करेक्टर्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, जब बच्चा अपने टाइम से पहले हो जाता है तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। उसका साइज कम होगा, कितना होगा, यूजुअली लेस देन होगा 47 से। और अगर हम एक नॉर्मल बेबी की बात करें, न्यूनेट की बात करें, तो उसका जो साइज होता है वो 50 to 55 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, 50 to 55 सेंटीमीटर। मैं एक नॉर्मल बहुत छोटी सी एक वीडियो अपलोड करूंगी इसमें एज सून, कि कितना कितना मतलब किस तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो साइज उसका क्या होता है, यूजुअली लेस देन 47 सेंटीमीटर, और वेट उसका कम है 2.5 से। अब वो 2.5 से भी कम हो सकता है, 1.5 से भी कम हो सकता है, 1 से भी कम हो सकता है। हेड क्या होता है, रिलेटिवली लार्ज होता है और उसके सूचर्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं। एक होता है लाइक थोड़े बहुत की सूचर्स ओपन है, और एक होता है वाइडली सेपरेटेड। हेयर जो होते हैं फाइन फजी एंड वुली होते हैं, मतलब बहुत अलग से, मतलब फजी फजी लगेंगे। ईयर का जो लोब होता है दैट इज कार्टिलेज, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। हमारी ईयर का लोब है जो हमारा ये कार्टिलेज है, प्रॉपर तरीके से डेवलप है। प्री टर्म में वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है। ब्रेस्ट के नोड्यूल बात करो, या तो होंगे नहीं, अपसेंट होंगे, होंगे तो बहुत छोटे होंगे। सोल मतलब जो बेबी का जो फुट होता है, उसके जो नीचे का पार्ट होता है, जहाँ क्रीज होते हैं, वो अपसेंट होते हैं, लाइन लाइन से दिखती है, मतलब बेबी के पैरों के पीछे लाइन लाइन ड्रॉ होती है, वो बहुत कम होंगी, या हो सकता है प्रॉपर तरीके से अपसेंट हो। इसकी कुछ इमेजेस मैंने आगे ऐड करी है। आज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट इमेज, दिख रहा है ये ईयर लोब भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, इट इज क्रीजेस, इसमें क्रीजेस बहुत सारी दिख रही है। देखो वेट अ सेकेंड, आप जैसे देख रहे होगे इस वाले इमेज में हमारी क्रीसेस बहुत सारी दिख रही है और इसमें इतनी नहीं दिख रही, इट इज प्रीटर्म। ये होता है मेल जेनाइटल, ये हमारा, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जैसे करेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। एज यू कैन सी प्री टर्म में क्या है, डेवलप नहीं है, और टर्म में वो डेवलप्ड होता है। ये हमारा क्या है, प्री टर्म बेबी, और ये टर्म बेबी, और वी कैन से इसको थोड़ा लगे तो पोस्ट टर्म बेबी भी कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। फीमेल जेनाइटल की एरिया की बात करें तो क्या होता है, आज यू ऑल नो कि फीमेल इन्फेंट्स में जो लेबिया मेजोरा होता है वो प्रॉपर क्या होता है, लाइक क्लोज टाइप में हमने देखा जाता है। बट प्रीटर्म जब बॉर्न लड़की होती है, लाइक फीमेल होती है, तो उसमें क्या होता है, फीमेल इन्फ्लेंट क्लिटोरिस इज प्रोमिनेंट एंड लेबिया मेजोरा आर पूरली डेवलप्ड एंड गैपिंग। उससे हम प्रॉपर चीज को, क्लिटोरिस जो है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल होता है, वो क्लोज नहीं होता है उस टाइम तक पूरा, दैट इज इन केस ऑफ प्रीटर्म। मेल जेनाइटल एरिया में स्क्रोटम अनडेवलप्ड होता है। टेस्टिस कहाँ पर होते हैं, तो इन्ग्विनल एरिया में होंगी, एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, जो हमने पीछे इमेज भी दिखाई थी कि इनका जो ये प्रॉपर पार्ट होता है, क्या होता है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता। स्कार्फ रीजन का मतलब क्या है, एल्बो में भी इजिली बॉट अक्रॉस चेस्ट, एज यू कैन सी, ये देखो देख रहे हो, ये क्या है, एल्बो को जब इजिली चेस्ट तक लाया जाता है। आप टर्म बेबीज में देखोगे इतना इजी नहीं होता, प्री टर्म्स बेबी में अगर वो एल्बो को इजिली चेस्ट तक लेकर आ पा रहे, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा बीच में, इट इज स्कार्फ रीजन। हील टू मैन्यूवर का मतलब क्या है, हील मतलब हमारा जो पैर वाला पार्ट होता है। हील्स ऑफ फ्रीटम इज इजिली बॉट टू ईयर मीटिंग विद, अब हील्स को जब ईयर तक लाते हैं तो उसको हील्स टू मैन्यूवर कहते हैं, और स्कार्फ रीजन में जब हम एल्बो को चेस्ट तक लेकर आए। तो ये दोनों केस सिनारियो आपको सिर्फ प्रीटर्म बेबी में देखने को मिलेंगे, टर्म्स बेबी में नहीं दिखते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप एक इन्फेंट्स में देखकर पता लगा सकते हो दैट दिस इज प्रीटर्म बेबी। ओके,
फिजियोलॉजी क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मैंने दोनों के अभी अलग अलग लिखे हैं, प्रीटर्म के अलग लिखे हैं, एसएफडी के यानी कि स्मॉल फॉर डेट के अलग लिखे हैं। बट अगर आप नॉर्मल भी देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कॉजेज हैं इसके होने के, सो यू कैन राइट द वन ऑल्सो। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, सबको इसके मतलब मोस्टली पता है। मल्टीपल जेस्टेशन बहुत बारी, प्लेसेंटल का डिस्फंक्शन हो गया, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, ड्रग एब्यूज है, मतलब जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मदर है वो कुछ ना कुछ ड्रग एब्यूज, एल्कोहल या स्मोकिंग में। प्री क्लैम्सिया का मतलब होता है प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद कुछ ऐसी केसेस या एक तरीके से डिस्ट्रेस का डेवलप्ड होना। प्री मैच्योर रप्चर हो जाना मेम्ब्रेन्स का, कोई भी ट्रॉमा। हैवी फिजिकल वर्क, मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रही है, भारी सामान उठा रही है। अनीमिया है, आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही, आयरन की कमी है। लो एजुकेशन स्टेटस है, लो एजुकेशन स्टेटस यहाँ पर इसलिए मायने करता है क्योंकि जब एक बंदे का एजुकेशन स्टेटस अच्छा होता है, दैट पर्सन नो कि उसको इस टाइम पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ टू केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि अपने आप को किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है, कैसे ध्यान देना है। और वो सिर्फ मदर का काम नहीं होता, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द होल फैमिली मेम्बर्स कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, क्या काम करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। तो यहाँ पर इसलिए ही कॉजेज में लो एजुकेशन स्टेटस मेंशन किया गया है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उन सब चीज़ों के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हमारे आएंगे प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है उनको। सीजर्स, इसमें पता है क्या है, जो आपको डिसीजेस दिखाई दे रही है ना, इसमें से कुछ आपको पता है और कुछ आप न्यूनेटल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। सीजर्स आप सबको पता है वो फेसेस करने पड़ते हैं, निमोनिया, लंग्स की दिक्कत। हेलाइन मैम्ब्रेन डिसीज को हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि आइज की दिक्कत होती है। एडिमा हो जाना, हाइपोथर्मिया जो बहुत कॉमन है। हाइपोटोनिया एक तरीके से फ्लूइड रिलेटेड जो चीज़ें होती है। और हाइपर बिलिरुबिनिया, जो कि हम जॉन्डिस को कहते हैं, जब हमारी लिवर की दिक्कत होती है। तो ये प्रीटर्म की कुछ दिक्कतें हैं जो कि फेस करनी पड़ती है। ऑल्सो जॉन्डिस मोस्ट कॉमन है, जो कि हम बहुत सारे बेबीज में देखते हैं, बट 70% प्रीटर्म में होता है और 30% आई कैन से टर्म्स में होता है। तो टर्म्स में जॉन्डिस होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्रीटर्म बेबी, बट होते हैं। जॉन्डिस इज सच अ प्रॉब्लम जो कि एक न्यूनेट्स को होने के चांसेस होते ही होते हैं, वी कांट से कि 0% चांसेस है, दैट इज हाइपर बिलोरवीनिया। देखो, अब मैंने पीछे बताया था 10% के हम बारे में बताएंगे। तो 10% का ना एक ग्राफ था, एंड दिस ग्राफ डोनेट्स बताता है वो कि क्या 10% है, क्या है क्या नहीं। 3 ग्रुप में इसको डिवाइड करा है, दैट इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिख रहा है SGA स्मॉल, ये 10th दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है। तो आपको जो ये वाला पार्ट है ना, दैट इज नीचे वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कंसीडर्ड इन 10%। ये 10 है एंड दिस इज कंसीडर्ड इन 90%। ठीक है। जब एक बेबी को कंसीडर एन इन्फेंट हुज रेट ऑफ, IUG का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ। जब एक इन्फेंट की इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ धीरे होती है और बिलो 10% होती है। बिलो 10% का मतलब क्या है, अगर एक छोटा छोटा बेबी है और उसकी ग्रोथ इसमें आ रही है, 10% में आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, 10% में क्या कहते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, अपनी एज से कम, जब उसकी ग्रोथ क्या हो रही होती है, बहुत कम हो रही होती है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, एकदम ठीक। ठीक है, जब एक बेबी की ग्रोथ 10 to 90 है, 10 to 90 हो गया, एज वी कंसीडर दिस 10 एंड दिस कंसीडर इज 90, इस वाले पार्ट को हमने 90 कंसीडर किया, इसको 10 कंसीडर किया। अगर वो बेबी की जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ 10 में आ रही है, 10% में आ रही है, तो वो कम है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। 10 to 90 के बीच, यानी कि इसके बीच आ रही है, तो वो अप्रोप्रिएट है। अगर वो 90% में चली गई तो वो लार्ज हो गई। यहीं यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, हुज रेट ऑफ IUG was slowed and whose birth rate falls below 10% of intrauterine growth curve, whose birth rate falls between 10 and 90%, वो एकदम अप्रोप्रिएट है। लार्ज जिसका 90% में जाए। तो ये ग्राफ डोनेट करता है कि 10% में है तो स्मॉल है, 10 to 90 के बीच है तो एकदम ठीक है, 90 के ऊपर चला गया तो वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है। अब हमारा बात आती है SFD, यानी कि स्मॉल फॉर डेट, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज की। इसमें क्या होता है, ये हमारा 3 तरीके का दे रखा है, नॉर्मल भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। माल नरिश SFD बेबीज क्या होते हैं, ग्रोथ अरेस्ट इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ग्रोथ का इफेक्ट इनको पड़ता है लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में, वी कैन से 20 वीक्स बाद, जिसमें क्या होता है, सेल के साइज में कम हो जाता है। जो सेल का साइज है ना, अगर मैं बोलूँ कि एक सेल का साइज इतना था, तो हमारा माल नरिश में क्या होता है, सेल का साइज इतना है तो वो माल नरिश में सेल का साइज छोटा हो जाता है। नंबर में इफेक्ट नहीं हो रहा, 100 आ रहे थे, 100 अभी भी आ रहे हैं, बट साइज छोटा हो गया। हाइपोप्लास्टिक में क्या होता है, सेल नंबर में कमी हो जाती है। ग्रोथ रिटार्डेशन इन अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमारा लेट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ये मेरा अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें मेरे सेल के नंबर में कमी आ जाती है। मिक्स का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें होंगी।
इट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली एंड मिड प्रेगनेंसी, अर्ली भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। इसमें आपका रिडक्शन इन बोथ सेल नंबर एंड सेल साइज होगा। अब देखो क्या है, इसमें क्या हो रहा है, आपका एक तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। स्मॉल फॉर डेट बेबी में बेबी को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वैक्सीन मिलनी चाहिए, हेल्थ मिलनी चाहिए, वो सब नहीं मिल पाती है। प्री टर्म में उसको टाइम से पहले, जब एक बेबी बॉर्न हो जाता है, प्री टर्म में मतलब क्या है, टाइम नहीं मिल रहा, और एसएफडी में क्या है, प्रॉपर एक तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलना, मतलब यूट्रियन में ही कोई ना कोई दिक्कत होना, जब बेबी वॉर्म में है उसी टाइम पर कोई ना कोई दिक्कत होना। कॉजेज क्रोमोसोमल हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर बेबी मतलब मदर अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है मदर को, तो बहुत चांसेस है कि बेबी एसएफडी की स्मॉल फॉर डेट बेबी के। टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी, माल न्यूट्रिशन है मदर मदर का। अब देखो अगर एक मदर ही हेल्थी नहीं है तो वो कैसे बेबी को, एक हेल्थी बेबी को बॉर्न कर सकती है, नहीं कर सकती। यंग मदर है, यंग मदर का मतलब क्या है, जैसे 18 ईयर्स की एज में शादी कर देते हैं, 16 साल की एज में शादी कर देते हैं, तो वो यंग मदर है, वो अपने बेबी को अच्छी तरीके से कैरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी, उसका वॉर्म अभी इतना सिक्योर नहीं हो पाया कि वो एक बेबी को कैरी कर पाए। स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब अब्यूज है। आयरन डेफिशिएंसी है। लो इकोनॉमिक स्टेटस है। लो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या है, अगर एक बंदे का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, वो अच्छा खा पी सकता है, हेल्थी फूड्स खा सकता है। अगर एक बंदे का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो वो अच्छी चीज़ें खाने में 100 बार कतराएगा कि ये चीज़ मुझे महंगी पड़ेगी, ऑल तो उसको पता है वो चीज़ उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है, बट वो फिर भी कतराएगा कि मैं उसको खाऊं या ना खाऊं। दैट इज लो इकोनॉमिक स्टेटस। लो एजुकेशन स्टेटस बहुत मैटर करता है। डोज बर्थ स्पेसिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मदर, जो प्रेग्नेंट मदर होती है, उनके लिए बर्थ स्पेसिंग दी जाती है कि इस टाइम पर आपको ये डोज लेनी है, ये डोज लेनी है, ये इंजेक्शन लगवाना है। तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता, वो ध्यान नहीं रख पाते, और वो क्या करते हैं, डोजेस में चेंजेस ले आते हैं, भूल जाते हैं, अरे हमें ये लगवाना था, अरे हम भूल गए। वो सब चीज़ें एक बेबी की हेल्थ को बहुत वो करती है। ठीक है। अब देखो इन सब चीज़ों में क्या है, बेसिकली मतलब क्या है, फैमिली नॉलेज नहीं है, बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। अनएजुकेटेड होते हैं, नहीं पता होता कि कब एक फैमिली प्लानिंग करनी है, कब नहीं करनी, बस हो गया। एक ही फैमिली प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अपने पहले खुद की बॉडी का चेकअप कराओ। तुम खुद एबल हो कि उस बच्चे को कैरी कर पाओगे, तुम्हें कोई ऐसी डिसीज, कोई दिक्कत तो नहीं है जो तुम्हारे बेबी को भी पास आउट होगी। जो तुम्हारा एक बेबी होगा, क्या वो हेल्थी होगा? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बीइंग एंड डूइंग अ फैमिली प्लानिंग बिफोर कंसीविंग अ बेबी। ये इसकी कुछ इटियोलॉजी होती है प्रॉब्लम में, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एसिडोसिस, इन्फेक्शन। एमएएस का मतलब क्या है, मिकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम, ये भी एक तरीके की दिक्कत है, मिकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम। मिकोनियम मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मिकोनियम क्या होता है, फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय बेबी, ये एक तरीके का डिसीज भी है, मिकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम, पढ़ेंगे इसके बारे में। फीडिंग डिफिकल्टीज का मतलब क्या है, जो बेबी है वो अच्छी तरीके से सक नहीं कर पाता, सकिंग और ग्रास्पिंग की उसके अंदर, जो एक प्री टर्म बेबी और स्मॉल फॉर डेट बेबी होते हैं ना, उसमें सकिंग का और ग्रास्पिंग की क्वालिटीज प्रॉपर नहीं आ पाती है, इसलिए उसको क्या होती है, फीडिंग डिफिकल्टीज। तो हमारे दो तरीके के हैं, प्रीटर्म एंड स्मॉल फॉर डेट। प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं, आज मैंने अभी आपको बताया। फैमिली प्लानिंग करो, एक बच्चे को प्रॉपर वो करने से पहले अच्छा सैनिटाइजेशन दो, सैनिटेशन मतलब हाइजीन दो, नरिशमेंट प्रॉपर दो, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं, इस टाइम पर लगवाओ। बच्चे के लिए कुछ बताया है वो चीज़ फॉलो करो, गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, उनका यूज़ करो। ठीक है, डोजेस लगवाओ टाइम से, फैमिली प्लानिंग करो, सैनिटेशन करो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दो यंग गर्ल्स को। जो एक यंग गर्ल्स है उनको प्रॉपर बताओ कि यू, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर बॉडी, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू कैरी अ बेबी, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड बी हेल्थी। अगर आप हेल्थी होगी, आपकी बॉडी हेल्थी होगी, नरिश होगी, तभी आप एक हेल्थी बेबी को बॉर्न कर सकते हो। अदरवाइज आपकी वजह से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से एक बेबी को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए डोज की। अच्छा, अब प्रॉपर नॉलेज का मतलब, अच्छा 2 महीने हो गए, आई हैव टू टेक दिस डोज, अच्छा इतना टाइम हो गया मुझे डोज। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कब कब डॉक्टर के पास जाना है, कब कब अपनी यूएसजी करानी है, ईच एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम प्रिवेंशन ऐसे ही कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, हो ही ना, मतलब जब एक मदर प्रेग्नेंट है उसे ध्यान रखना है, उसको कौन सी डोज कब लेनी है, उसको ये डोज लगवानी है, उसको इस टाइम पर चेकअप के लिए जाना है, उसको ये सब चीज़ें हेल्थी खानी है, उसको ये सब काम नहीं करना है जो उसके लिए हेल्थी ना हो, अपनी नॉलेज का ध्यान रखना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, सब चीज़ें इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये हम एज अ नर्स फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, डैट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू वांट अ हेल्थी बेबी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। ट्रीटमेंट में क्या आप कर सकते हो, अगर एक बेबी बॉर्न हो चुका है, प्रीटर्म बेबी है और स्मॉल फॉर डेड बेबी है, उसको रेटेड वार्मर में रखो ताकि वो हाइपोथर्मिया से बच पाए। कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करो, कंगारू मदर केयर आर नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ेंगे इसके बारे में प्रॉपर। हीट लॉस प्रिवेंट करो, हेड और एक्सट्रीमिट्स को कवर करो, हेड हो गया सर, उसको कवर रहना चाहिए, हाथ और पैर कवर रहने चाहिए, वार्म रूम दो ताकि हाइपोथर्मिया से बचा रहे, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दो बच्चे को,
ब्रेस्ट फीड पे शिफ्ट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी, तो ताकि बच्चा इन्फेक्शन से प्रोन ना हो। प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, अगर उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जाएगा तो वो इन्फेक्शन से बच सकता है। गैविश फीडिंग दो, अगर बच्चा आपको दिख रहा है कि वो प्रॉपर नहीं ले पा रहा फीडिंग, तो उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम, गैविज फीडिंग। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी कुछ ट्रीटमेंट्स थी जो कि हम बच्चे को दे सकते हैं रेडिएंट वार्म में रख कर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रख कर, ठीक है। ओके गाइस, सो इट्स वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट, क्योंकि ये सब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से अगर बेबी अब प्रीटर्म हुआ भी है, प्रीटर्म का मतलब लाइक उसके अंदर बहुत सारे डेवलप नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, तो हम ये सब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और खाने पीने जो नरिशमेंट है उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो ये एक तरीके का टेबल है जो कि आपको एसेंशियल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग की बुक में मिलेगा बना हुआ। सो ये एज के अकॉर्डिंग है और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है। सो अगर बर्थ वेट बेबी का मतलब 1200 ग्राम से कम है और 30 वीक्स में वो हो गया, या 1800 ग्राम तक है, या 1800 ग्राम से कम है और इतने इतने वीक का है, तो इनिशियली आप स्टार्ट करोगे बेबी को आईवी फ्लूइड्स देना। और आईवी फ्लूइड्स की वैल्यू भी आपको प्रॉपर देखनी पड़ती है, कितना ml और कितना देना है और कितने टाइम तक देना है। और आप गैवेज फीडिंग बेबी को दे सकते हो, इस वाले में आपको देनी ही गैवेज फीडिंग है। इसमें आप ब्रेस्ट फीड और कटोरी स्पून फीड पे रख सकते हो, या तो ब्रेस्ट फीडिंग या कटोरी स्पून फीडिंग दे सकते हो। पहले से तीसरे दिन गैवेज फीड, कटोरी स्पून एंड ब्रेस्ट फीडिंग, फिर आप डायरेक्ट उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे लेकर आ सकते हो। और 4 से 6 वीक, और अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो 10 वीक्स तक आप किसी भी एज के बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे लेकर आ सकते हो, ताकि वो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स, इम्यूनोग्लोबिन्स मदर से प्रोवाइड कर सके, अपनी बॉडी में ला सके, ठीक है। अगर हम बात करें तो लो बर्थ बेबी को लाइक ये सप्लीमेंट्स है जो नॉर्मल सब बेबी को देते हैं, बट अगर हम लो बर्थ बेबी की बात करें तो कुछ सप्लीमेंट्स जो स्पेसिफिक होते हैं विटामिन के, जो कि 1 ग्राम दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। विटामिन ए 1000 IU में दिया जाता है। विटामिन डी 400 IU में दिया जाता है। आयरन दी जाती है ओरल 2 mg/kg पर डे, और ये 6 वीक से स्टार्ट कर दी जाती है बच्चे को देनी, और 12 मंथ्स तक देते हैं, जो कि एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग भी मिलेगा, बट एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया है वो ये वाला क्राइटेरिया, ठीक है। लास्ट में आई जस्ट ऐड द प्रीटर्म एंड द टर्म इन्फेंट। लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड करा है द प्रीटर्म इन्फेंट मैल न्यूट्रिशन चेंजेस जो दिखते हैं, इसे आप देख सकते हैं। ये प्रीटर्म बेबी है और ये टर्म इन्फेंट है। क्या क्या चेंजेस होते हैं, बर्थ वेट अलग है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं ईयर्स क्या क्या होते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू। तो ये नॉर्मल एक बहुत छोटा सा मैंने टेबल ऐड कर दिया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि हाँ, एक जब छोटा बेबी पैदा हुआ है तो उसमें क्या क्या, फॉर द मिस इंटरप्शन जो भी बीच में हुआ। सो इट्स ऑल अबाउट द जो डिफरेंस बिटवीन यहाँ दे रखी है प्रीटर्म एंड टर्म में। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको यही मेंशन करने हैं। इफ़ यू नोज द क्वालिटीज अबाउट प्रीटर्म, बेसिक क्वालिटीज अगर आपको पता है तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि प्रीटर्म में क्या होंगी और टर्म्स में क्या क्या आपको क्वालिटीज देखने को मिल सकती है जो आपको डिफ्रेंशिएट करे प्रीटर्म एंड टर्म्स बेबीज में, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द LBW's बेबी। और यहाँ पर डिटेक्शन पता कैसे चलेगा, बेबी लेथार्जी है, रिफ्यूजल टू फीड, जैसे मैंने बताया कि अच्छी तरीके से सकिंग नहीं कर पा रहा, हाइपोथर्मिया में जा रहा है, सीजर्स हो रही है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग आपको दिखता है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना एक तरीके का जिसमें आया था हमारा, मैंने बताया था रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें ग्रंटिंग और चेस्ट डिटेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लीडिंग होना बार्म्स या सोल्स पे, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो इट्स ऑल अबाउट आवर अर्ली डिटेक्शन एंड द LBW बेबी क्या होता है, कितने तरीके का होता है, किस किन वजहों से होता है, क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, डिटेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। सो आई होप सो यू ऑल आर क्लियर विद दिस टॉपिक, दैट इज LBW टॉपिक। वीडियो थोड़ी लॉन्ग गई है, बट प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स and I will look up into this. So stay tuned. I will upload the next video as soon as possible. Thank you.